ठीक, कोई बढ़िया या कोई घटिया नहीं होता। सीधी बात हम कह रहे हैं, आप कितना बढ़िया है, आप कितना घटिया है, आपके ऊपर है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, सीधी बात है। देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के विषय में हमने आपको बता दिया था। अब यही है, अगर हम आपसे पूछें कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ना, और अगर आप बता लिए तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। नहीं बता पाए तो हम कितना भी बेहतरीन टीचर हों ना, कोई मतलब नहीं ना। हमारा ज्ञान केवल हमको काम देगा। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम डिलीवर कर रहे हैं, आपके पास कितना अच्छे से पहुंच रहा है, ये बड़ी बात है। अब हमारा काम तो है पढ़ाना, अच्छे से पढ़ा दिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित। विचलित होने का सेंस क्या है, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी, या तो सटेगी या तो हटेगी। इन दोनों कंडीशन के अलावा और कुछ देखने को मिलेगा? वो डिपेंड करेगा कि आने वाले माध्यम कौन सा है और निकलने वाला माध्यम। मान लो सरल माध्यम से यानी विरल माध्यम से आया और सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, और अगर सघन माध्यम से आ रहा है और विरल माध्यम में गया तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये है इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित 4 या 5 घटनाओं को आपने देखा था। ये पांचों घटनाओं को आप याद रखिएगा। हम बार बार कह रहे हैं, यही घटनाएं ही पूछता है। बड़े एग्जाम में भी यही घटना पूछता है। माने सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। भाषा सुनना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। सूर्य जब अस्त हो जाते हैं उसके बाद, और सूर्य के उदय होने से पहले वायुमंडल का कैसा दिखाई पड़ा ना, आकाश का कैसा दिखाई पड़ना, लाल। जिस तरफ से निकल रहा है वहाँ लाल दिखाई पड़ना। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। पहली घटना हो गई। दूसरी घटना, तारों का टिमटिमाना। तारों का क्या होना, टिमटिमाना, क्योंकि तारे कहीं दूसरी जगह हैं और आपको प्रतीत कहीं दूसरी जगह होते हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वायुमंडल में कई लेयर हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जिस मंडल में हम लोग रहते हैं उसका नाम है क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। देखो, क्षोभ मंडल यानी जिसमें हम लोग हैं, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल यानी ऐसा मंडल जहाँ पर ताप क्या है, समान है। फिर मध्य मंडल यानी बीच वाला, ऊपर और नीचे दोनों को के बीच में जो है उसे हम कहते हैं मध्य मंडल। फिर आयन मंडल, जहाँ से DTH मोबाइल ये सब चल रहा है, वहाँ आयनों से टकरा कर ही रिफ्लेक्शन होता है। किसका? टावर का, नेटवर्क का। और वही नेटवर्क हम लोग क्या करते हैं, बातचीत में उपयोग करते हैं। तो आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। उसी बहिर्मंडल में है तारे। अब देखो कितने लेयर को पार करके ये गया है कहाँ, माने तारे के पास। तो यानी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा। यानी कोई माध्यम ऐसा होगा जो सरल होगा, कोई ऐसा होगा जो सघन होगा, विरल और सघन। तो विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की तरफ, फिर झुकेगा, फिर हटेगा, फिर झुकेगा, फिर हटेगा। इस वजह से टेढ़ा मेढ़ा आपकी आंखों के पास आएगा, जिस वजह से वो तारा कैसा दिखेगा, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा। दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना आपको बताए थे, अगर हम पेंसिल डाल देंगे किसमें, पानी में, तो पेंसिल हमको कैसी दिखाई पड़ेगी, टेढ़ी या टूटी हुई दिखाई पड़ेगी। पानी जहाँ तक हवा में रहेगी वहाँ सीधी दिखेगी, और जहाँ से पानी में इंटर करेगी वहाँ ऐसा लगेगा जैसे पेंसिल क्या हो गई है, टूट गई है। ये आपको हमने प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखा भी दिया है, किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक, हाँ, मोटी भी दिखने लगती है। और चौथा आपको बताए थे, अगर मान लो कोई पानी है, पानी में आपने सिक्का डाला तो सिक्का जो है पानी की वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखेगा। ठीक, ये होता क्यों है, अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? अपवर्तनांक के कारण। अभी हम लोग अपवर्तनांक पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि ग्लास अगर पानी से भरा हुआ नहीं है, एक ग्लास ले लिया आपने और वो पानी से भरा नहीं है, तो आप यहाँ से ऐसे तीली बना दो, ऐसे इस तरह से एरो बना दो, इस तरफ एरो। और एरो को अभी यहाँ मान लो ग्लास है और ग्लास है, ये है मेरा हाथ, इस ग्लास के पीछे तीली बनी हुई है ऐसे। अभी ग्लास में कोई पानी नहीं है,
तब ये तीली इसी तरफ दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें पानी डालते जाओगे ये तीली किधर पलट जाएगी, उस तरफ अपने आप पलट जाएगी। तीली ऐसे ही रखिए लेकिन ये अपने आप क्या होके दिखेगी, उलट करके दिखेगी। ये भी प्रकाश के अपवर्तन की ही घटना है। क्लियर, यहाँ तक आपको पढ़ाए थे। इसके बाद इसके नियम बताए थे। आपतित किरण क्या है, परावर्तित अपवर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, ये सारी घटनाओं को हमने बता दिया था। ये दो माध्यम में होता है। अब आप कहेंगे सर जी तारे और सूर्य तो लाल एक दिखता है, एक ही माध्यम है, सब जगह हवा है। लेकिन ज़्यादा दूरी जाने पर हवा में नमी या हवा में गर्मी मिल सकती है। जो नम हवा होगी वो वजन होगी और जो गर्म हवा होगी वो हल्की होगी ना। अब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे जो हवा हल्की होती है ना, गर्म होती है, वो हल्की होके कहाँ उठ जाती है, ऊपर। और जो ठंडी हवाएं होती हैं कहाँ आती हैं, नीचे। अब देखो यहाँ से आसमान तारा बहुत ऊपर है तो आपको कई हवाएं देखने को मिल जाएंगी। ऊपर और ठंडा मिलेगा, तापमान हो सकता है गर्म हो सकता है ठंडा हो। तो जहाँ ठंडा रहेगा वहाँ से हवाएं थोड़ा सा वजन होंगी, तो हल्के से वजन में जा रहा है तो थोड़ा क्या दिखेगा, इधर उधर दिखेगा। यही कारण है कि आसमान में तारे कैसे दिखते हैं, टिमटिमाते हुए। क्लियर। एक प्रश्न एक बार पूछा था कि एक मछली समुद्र में, एक मछली कहाँ, समुद्र में या नदी में 30 मीटर की गहराई पर दिख रही है। लड़के, एक मछली पानी में 30 मीटर की गहराई पर दिख रही है, तो बताइए उस पानी का वास्तविक गहराई क्या है। वास्तविक गहराई इसे कहते हैं अपवर्तनांक म्यू। अभी हम पढ़ाएंगे म्यू बराबर वास्तविक बटे आभासी। है लड़के, शांत रहो, वास्तविक बटे आभासी। अच्छा क्यों बात कर रहे हो यार, तुम लोग सुना करो। वास्तविक बटे आभासी म्यू। हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी का अपवर्तनांक अब याद कर लेना। पानी का जो अपवर्तनांक होता है ये होता है 4/3 या 1.33। ये हम कुछ रटवा देंगे, आप घबराओ मत। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, पूछता है जल का अपवर्तनांक होता है। 4 विकल्प दिया रहेगा, ये विकल्प जहाँ रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक, अभी आप देख लो 4/3 लिखो या 1.33 लिखो, मतलब सेम है। न समझ में आए तो 4 का भाग किस में दे दो, 3 का भाग किस में दे दो, 4। जब 3 का भाग 4 में देंगे 3 एक क्या 3, 1 हासिल, दशमलव बढ़ाएंगे 3 तियाँ 9, फिर 1, फिर 0, 3 तियाँ, ऐसे आता रहेगा। आप 4/3 कह लो या 1.33 कह लो। देखो पानी का अपवर्तनांक हो जाएगा कितना, 4/3। अब वास्तविक गहराई पूछा है, यानी समुद्र कितना गहरा है। हम मान लेते हैं समुद्र की गहराई क्या है x, और मछली कितने गहराई पे दिख रही जानते हो, 30 मीटर। कितना, 30। तो 30 यहाँ से कटा दो, 3 दहम्मा 30, 10 चौके, यानी समुद्र की जो गहराई है वो 40 है, जबकि आपको दिख कितनी रही थी, 30। यानी अगर आप समुद्र में गए और सोचो कि गहराई है उसकी 40 और आपको दिख रही है। जैसे ही कभी आप गए होंगे गंगा जी में नहाने वहाने के लिए, आप जाते रहते थे, आपको लग रहा थोड़ा सा कम है, जैसे हचाक से घसक जाते थे, तब समझ में आता अरे यार गढ़ा ज़्यादा रहा का भाई न। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि गहराई किसके कारण, अपवर्तन के कारण। किस कारण, अपवर्तन। अब प्रश्न ये पूछ सकता है कि वास्तविक गहराई क्या है। हो सकता है प्रश्न ऐसे पूछ ले कि सिक्का डाला गया है इतना मीटर है, वास्तविक गहराई ये है, तो बताइए आपको कितने पे दिखेगा। दिखना यानी जो आभासी है वही दिखता है। दिखता आपको कौन सा चीज़ है, आभासी गहराई, लेकिन वास्तव में उतना गहराई होता है कि और नीचे होता है, और नीचे होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि एक मछली हमको 40 मीटर की गहराई पर वास्तव में दिख रही है। वास्तविक गहराई समुद्र की कितनी है, 40, तो हमको कितना ऊपर दिखेगी, वो 30 दिखेगी। कितना दिखेगी, देखो जैसे पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3, क्योंकि मछली पानी में रहती है, तो 4/3 अंडरस्टूड है, मछली किस में रहेगी, पानी में। 4/3 अपवर्तनांक होगा पानी का, और वो वास्तव में दिख रही हो 40 मीटर पे, और पूछा है कितना गहराई हमको दिखेगी, कितने गहराई पे। वास्तव में तो है 40 मीटर नीचे, लेकिन हमको कितने दिखेगी ये पूछा है।
तो 4 दहम्मा 10 तिहाई, यानी हमको मछली 30 ही दिखेगी। अगर हम 30 ही भाला मार देंगे तो मछली कभी मरेगी? हमको कितने पे मारना चाहिए? जब तक हम 40 पे नहीं मारेंगे तब तक मरेगी। मान लो भाला, नाव से जा रहे हो, आप सोचो मछली को हम पकड़ लें। एक आपने पिक्चर देखा होगा ऋतिक रोशन का, शायद वो क्रिस है क्या, वो मछली हाथ डाल के निकाल लेता है, याद करो। वो पानी में क्या करता है, हाथ डालता है और मछली निकाल लेता है। अब बंदर से तेज चढ़ जाता है किस पे, खंबे पे और पेड़ पे, बिल्डिंग पे, आपने देखा होगा। यानी मछली को अगर पकड़ना है तो आपको अगर हाथ डालना है तो कितने गहराई में डालेंगे? 40। लेकिन आपको मछली दिखती रहेगी कितना ऊपर? 30 ही दिखती रहेगी। कितना दिखेगी? 30। अगर 30 पे आप निकालोगे तो निकलेगी कितना रहेगी? थोड़ा सा नीचे। अगर आप लोग इतना नहीं कर पाओगे तो समझ लो तुम लोग बगुले से भी बेवकूफ़ हो, क्योंकि बगुले को भी पता है कि जो मछली 30 दिख रही हो 30 पे नहीं बल्कि कहाँ है? 40 पे। वो कूद के निकाल लेता है, समझ गए? कभी आपने देखा होगा मछली को दाएं दे पकड़ता है, वो न कूदता है पकड़ लेता है। यानी उसको भी पता है कि वो नीचे है थोड़ा, जितना दिख रही है उससे थोड़ा नीचे। अब आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो बोलो। कहीं नहीं। अब हम लोग लिखते हैं क्या? अपवर्तन के नियम। आपका चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक? लिखो प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। हेडिंग डाल रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। क्लियर? अब देखिए, पहले ध्यान से सुन लीजिए फिर आप लिख पाएंगे। अब आप लोग लिखो मत। हम बार बार कहते हैं लिखने से इतना दूर रहो, जब हम कह दें अंत में हम खुद ही बोलते हैं उतार लो, अगर उतारना हो आप खुद लिख पाओगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप रट्टू मत बनो। हम बार बार एक चीज़ कहते हैं, रटो मत। रटने के चक्कर में पड़ोगे, जीवन भर परेशान रहोगे। हम आपतन कोण कह दे, अगर तुम रटे हो नहीं बता पाओगे, और अगर रटे नहीं हो तो खूब अच्छे से बता पाओगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता। यहाँ फीड करो भाई, यहाँ किसी कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं है। आपके पास किताब में खूब अच्छे से लिखा है। अगर आपको लिखना ही है तो किताब देखो, उतार लो, मत आओ कोचिंग फोचिंग, क्या मतलब है? ये दिमाग में सोचो। हम बार बार एक चीज़ कहते हैं, आप अभी से आदत डालो, क्योंकि आगे चल के आपको रटना ही है। रटना क्यों है? क्योंकि पूछ लेगा अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर के शासनकाल में कौन सा व्यक्ति पहली बार आक्रमण किया था। अब बताओ, तुम अगर किताब में रटे रहोगे तो पेपर में केवल टिक करना है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे न। तो क्या कर पाओगे बोलो? आपको आगे या तो कुछ पेपर देना चाहते हो, पढ़ाई या तो इसलिए कर रहे हो कि आपको कोई कुछ मिल जाए, नौकरी वोकरी, और या तो इसलिए कर रहे हो कि बस शादी विवाह हो जाए। तो तुम अपना डिसाइड कर लो जो भी है। अब तो हम जो कह रहे हैं उसको समझो न। आप देखो समझने का, बार बार हम रोज़ वही न समझाएं, समझने का प्रयास करो। आप लोगों के साथ कितने लड़के ऐसे रहेंगे, आपसे मिलेंगे, घबराओ मत। कुछ दिनों बाद, बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है, 4 या 5 साल बाद आपके सामने इसे घूमते मिलेंगे रोड पे। और अगर आप लोग पढ़ते रहोगे तो उनके सामने आप 4 व्हीलर लेके निकलोगे। अंतर समझ में आएगा तब न, अंतर तब समझ में आ जाएगा। केवल वो रोड पे आपको घूमता मिलेगा, सारा आशिकी और जो वो है ना भूत उतर जाएगा। तब वो केवल ऐसे मिलेगा रोड पे। और तुम क्या करना, अपने 4 व्हीलर से करना, कहा हो ठीक बा, एसी में से कह दो यार गर्मी लग रही है, एसी से बाहर नहीं निकलेंगे ना, और वो गर्मी में ऐसे पसकता रहे। हाँ, तब जलाओ। अभी पढ़ लो, अभी आपको कोई कुछ बोले केवल पढ़ लो। बाद में उसके सामने गेट खोल के उतरना, एसी वाले गाड़ी से कह देना भाई इतना टाइम नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है, अंदर आके बात कर लो। 1-2 मिनट उसको भी बैठा दो ना, वो भी सुख ले ले कि भला अरे यार पढ़ लिए होते तो आज ऐसे चलते, नहीं तो आज 10 रुपये वाला आलू खा रहे हैं, वो भी आलू निकाल दे रहे हैं, केवल जूस चाट रहे हैं। अभी वही चाटेगा, ये जान लो।
तुमको क्या लग रहा है अभी जीवन आसान है? बहुत जीवन कष्ट वाला है। नहीं पढ़ो लिखोगे और बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसा भी चाहिए। 15 लाख का बिजनेस करोगे आज के ज़माने में कुछ नहीं चलने वाला। कम से कम नहीं तो 30, 35, 40 लाख रुपए लगाओगे तब जाके क्यों? क्योंकि पहली बात तो 10 लाख 15 लाख का तो रूम बनवाना पड़ेगा बढ़िया, और ज़मीन लोगे ज़मीन लोगे तब तो हम मान लो कि 60 लाख 70 लाख रुपए, हाँ तब बिजनेस करो बढ़िया बिजनेस। और नहीं तो क्या करोगे जानते हो? ये मत कहो कि बिजनेस हमारी तरह कर लो। मान लो जैसे हम कुछ लोग हैं, 1-2 भैंस रख ले हैं, दिन भर वही खियावत होवत हैं, उसके बाद दूध दुह लें लग गए 100 रुपया बेच दें, कहीं हमारा बिजनेस है भाई। ये कौन सी बिजनेस है? ऐसा न आपको करना पड़े, समझने का प्रयास करो। रोज़ रोज़ वही समझाते हैं ना, ये बिजनेस कोई नहीं है, ये तो जीवन यापन है। ये बिजनेस नहीं बल्कि जीवन यापन है। आप अपने परिवार को चला सकते हो, वो भी अच्छे से नहीं। 100 रुपये कमाए, 60-70 रुपये का आपका सब्जी उब्जी हो जाएगा। 70 रुपये से कम सब्जी नहीं मिलेगी, 30 रुपये बचेगा। मान लो इमरजेंसी में आपका परिवार बीमार हो गया तो 30 रुपया डॉक्टर के लगे जाबा, ओकर देखा ही भरे खोई जाए। 500 रुपये फीस है, 30 रुपया डॉक्टर, 30 रुपया बचा रहा। तब वहाँ तब समझ में आएगा। और सोचो तुम्हारे सामने पैसे की वजह से तुम्हारा परिवार का कोई सदस्य तड़प के मर जाए, तब समझ में आएगा। अभी समझा जो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हारे सामने आंखों कैसे तड़प के मर जाएगा, तब लगेगा आज कमाए होते तो मेरा परिवार बच जाता। समझ लो भैया, अभी तुम्हारे पास है। अब लिखने उखने का प्रयास कम किया करो, हम बाद में लिखवा देंगे। ये है अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब हम भोग रहे हैं ना, हम नहीं चाहते कि तुम लोग भी वैसे करो, वही जीवन जी लो। आगे जीवन में कुछ ये सही है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण। ये निकलने वाली किरण कौन? अपवर्तित किरण। ये कौन सा है? आपतन। आपतन बिंदु। और ये अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। बस हो गया नियम, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते। चारों का नाम ले ले, बस खत्म, नियम बन गया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही तल में होते। बताओ क्या बताना है? इसको लिखना क्या? लिख लो। एक किरण आने वाली आपतित किरण, जाने वाली अपवर्तित किरण, जो बिंदु है आपतन बिंदु, और जो जिस बिंदु पर खींचा गया वो अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बोलो, पहला नियम हो गया। अब हम लिख दे रहे हैं। यही आपको फिगर याद रहे, नियम बन गया। क्या लगी है वहीं देखो, अब पढ़ लो अब किताब में। अगर इससे कुछ डिफरेंट दिया हो तो बताओ, देख लो, पढ़ लो आप। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर जी गलत बोल रहे हैं, तो कितने नियम हैं? 2 नियम। तो प्रथम नियम, प्रथम नियम, इसके 2 नियम हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम और दूसरा। द्वितीय नियम को है, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ है ना। द्वितीय नियम का दूसरा नाम क्या है? स्नेल का नियम। तो आप याद रखना, जब भी कोई कहे अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम? अपवर्तन के 2 नियम हैं। अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है? द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी को हम दिखाते हैं साइन आई अपान साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन आर, हाँ इसी का नाम है। और ये होता है म्यू बराबर किसके बराबर?
अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर। ठीक, अब हम देखेंगे उसको। पहले पहला नियम लिखो, प्रथम नियम। हाँ, प्रथम नियम। अब हम प्रथम नियम लिख रहे हैं, आप लोग साथ में बोलना क्या है। हाँ, हम लिख लें तब। आपतित किरण, उसके बाद अपवर्तित, दोनों किरण को एक साथ लिख लो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। हाँ, खींचा गया अभिलंब तीनों अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते हैं, बोलो इसका। अब बोलो। अब आप अपने आप से लिख पाओगे कि देख के लिखना पड़ेगा? हाँ, लिख लोगे। क्यों लिख लोगे? क्योंकि आप अच्छे से समझ लिए, और अगर उतारने के चक्कर में पड़ोगे तो उतारते रहो ना। बोलो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। ये कौन सा? अपवर्तन का प्रथम नियम। उतार लो, आप उतार लो। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? अपवर्तन के दूसरे नियम को समझने के लिए फिर से हम एक फिगर बनाते हैं। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? ये क्या कहलाता है? आई, कोण आई। और ये क्या कहलाता है? कोण आर ना। ये कोण आर। अब देखो हम गलत बना दिए हैं, या तो दूर हटे गया तो एक तो सीधे निकल गया, यानी ये वाले जो किरण है ये वास्तविक नहीं है, ये है। ये जाना चाहिए था ऐसे, और ये दूर हट गई है। ये क्या हो गई है? दूर हट गई है। यानी ये वाला माध्यम कैसा होगा? ये वाला विरल होगा, और ये सघन। तो ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं ये वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। ये तो आपतित किरण है, तो आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण। अब जानते हो किरण लिख दे रहे हैं, किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, आपतन कोण। और ये आपतित किरण और परावर्तित, अपवर्तित, सॉरी, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ये बना कोण क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब ध्यान से सुनना, अब हम परिभाषा बना देंगे। आप ना किन्हीं दो माध्यम, कितने माध्यम? ये वाला मान लो ये कैसा माध्यम होगा? ये सघन माध्यम होगा। कैसा? और नीचे वाला माध्यम है विरल। नीचे कुछ भी हो सकता है, हम जानबूझ के ऐसा लिखे कि ये कोण ठीक से दिखता रहे। अगर हम इसको क्या करते, सघन करते, तो सट जाता ये वाला और नीचे इधर आता, और जब और इधर आता तो कोण बनाने में थोड़ा दिक्कत होता ना, क्योंकि उतना अच्छे से मेरे पास वो डिज़ाइन नहीं है। ये चाक से बनाने के लिए ही हमने इस माध्यम को कैसा ले लिया? विरल। अगर मान लो इसको हम सघन लेते तो ये वाला इधर से, फिर हमको आर बनाने में और लिखने में दिक्कत होती। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कितने माध्यम के लिए? एक माध्यम सघन है और एक माध्यम क्या है? विरल। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर का जा यानी साइन, साइन को कहते हैं ज्या, साइन को कहते हैं, और कास को कहते हैं कोज्या।
साइन को कहते हैं जा और कास को कहते हैं कोज्या। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों, कितने माध्यम हैं? तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का जा का अनुपात आपस में बराबर होता है या नियतांक होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का जा और अपवर्तन कोण का जा, न जा बोल पाओ तो आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियतांक होता है। फिर से बोलें, किन्हीं दो माध्यमों, पहले यही बोलना है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। यानी नियतांक बराबर, ऐसे नियतांक, नियतांक बराबर साइन I बटे साइन R, और इसी नियतांक को दिखाते हैं म्यू से। वहाँ देखो लिखे थे, और इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। हम बोल रहे हैं, एक बार फिर से समझने का प्रयास करना, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का साइन और आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन व अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात, कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक के बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। अरे यार तुम अपने भाषा में लिखना, ये जरूरी नहीं जो हम लिखे हैं वही लिखो ना। इसे साइन को जा कहते हैं, इस साइन को भी जा। अरे सीधी बात देखो, ये I क्या है? आपतन कोण, तो I यानी इसका साइन, तो आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन, साइन का अनुपात, साइन का एक नियतांक होता। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। बोलो, कोई दिक्कत? उतार लो, अब मिटा दें। अब देखो, अब आपको समझना है अपवर्तनांक। देख लो, अगला टॉपिक है क्या? अपवर्तनांक। एक चीज़ याद रखना, इसे ये जो म्यू हम लिखे थे, ये मत सोचना वो नियतांक को दिखा रहा था। यहाँ म्यू की जगह आप n भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लेना। वो नियतांक को दिखाने के लिए हम प्रदर्शित कर दिए थे यहाँ। इसने आप म्यू की जगह कुछ भी लिख सकते हो, केवल हम लिख दिए थे। ये म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी। और नियतांक बराबर, नियतांक को आप कांस्टेंट के से डिनोट कर सकते थे, के बराबर साइन I अपन साइन R। के लिख लेना, चाहे जो लिख लेना तुम्हारा मन, कोई भी ABCD का अक्षर लिख लेना, जिसका मतलब क्या है? नियतांक। ठीक, अब देखो अगला नियम है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं ये समझो। जैसे अपवर्तनांक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि माध्यम कौन सघन होगा और कौन विरल। जैसे हम आपको एक उदाहरण ले रहे हैं लड़के, एक उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान से सुनो। जैसे वायु है, फिर क्या है? वायु के बाद जल है, जल के बाद कांच है, कांच के बाद हीरा है। हाँ, जरा नीरज तुम ही बताओ, बोलो। रुक जाओ, पूछने तो तब बताएंगे ना, वैसे कैसे बताएंगे? किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा? हाँ,
कांच ज़्यादा कठोर होता है हीरे से? बोलो तुम बताओ। इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? उसके बाद उससे कम। ठीक, तो किन्हीं दो माध्यम के लिए वो तो हो गया। अब यानी अपवर्तनांक क्या होता है? इसमें मेन किसका अपवर्तनांक आपको याद करके रखना है? जल का। ये क्या है? 4/3 या इसी को 1.33 कहते हैं। ये तुम्हारा मन जाए 1.33 बोलना और चाहे 4/3 कहना। ठीक, ये दोनों मतलब सेम है। यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक वो माध्यम होगा सरल। अगर अपवर्तनांक ज़्यादा तो माध्यम सरल, और अगर अपवर्तनांक कम तो माध्यम क्या होगा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो चीज़ें, अपवर्तनांक अगर ज़्यादा हुआ और क्या होगा? कम। अगर अपवर्तनांक ज़्यादा तो माध्यम होगा सघन, और अगर अपवर्तनांक कम तो माध्यम होगा, ये मतलब क्या है ज़्यादा और कम का? हाँ, विरल। ज़रा ध्यान से सुनो। अगर इसके अणु जिसके अणुओं के बीच बहुत कम दूरी होगी, वो क्या होगा? सघन होगा। वो क्या होगा? और जिसके अणुओं के बीच थोड़ा ज़्यादा दूरी होगी वो विरल होगा। जैसे हवा के अणु हैं, यहाँ हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हवा के अणु इधर उधर हो जा रहे हैं। यही अगर लकड़ी होती, हम उस पर ऐसे मारते तो हमारे हाथ पे हुई चोट कर देता ना, क्योंकि उसके अणु एकदम नज़दीक इतने सटे हैं कि उसको हाथ से अलग कर पाना संभव नहीं है। लेकिन वही टंगारी ले लेते और पीट देते तो क्या होता? वो अलग अलग हो जाता। ऐसे ही कांच के अणु, जल की तुलना में, जल पे मारो हाथ तो जल क्या होगा? थोड़ा सा दूर हो जाएगा। लेकिन कांच पे मारो तो टूट जाएगा ना, लेकिन हीरे पे मारोगे तब। तो इसका मतलब जिसके अणुओं के बीच दूरी सबसे ज़्यादा कम होगी वो ज़्यादा कठोर होगा, और अगर अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा है तो क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। ये आप लोगों ने मैंने प्रैक्टिकल किया है, जाके देखना कि जो पदार्थ होते हैं उनके कण हमेशा क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। जो ज़्यादा अपवर्तनांक जिसका होगा उसके कण जो होंगे गतिमान तो होंगे, लेकिन इतना तेज से गतिमान नहीं। जल में हमने प्रैक्टिकल किया था, जब पानी को गर्म कर दिया था और पानी ठंडा था, तो जब पानी गर्म होता है तो उसके अणु जो होते हैं वो तेज़ी से चलने लगते हैं। तो जब उसमें हमने नील गिराया था तो क्या हुआ था? वो तेज़ी से फैल गया था। लेकिन जब ऐसे जल में हमने नील गिराया जो ठंडा था, यानी उसके अणु जो थे वो उतना तेज़ी से गतिमान नहीं थे, इसीलिए उसमें नील कैसे घुल रहा था? धीरे धीरे। ये दिखाया भी था, देख लेना जाके है। तो यानी ये जो अपवर्तनांक होता है ये बताता है कि कोई चीज़ कितना सघन होगा या विरल। अगर उसके अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो क्या? अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, यानी क्या? अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा कम कर दिए। अगर अणु क्या होंगे? नज़दीक नज़दीक होंगे ना, बहुत सटे होंगे तो माध्यम होगा सघन। उल्टा लिख दिए क्या? हाँ, अणु अगर पास पास होंगे, पास पास, अब सही है, तो क्या होंगे वो? और दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो अब सही है। अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अब ये देखो, आप बता सकते हो, अगर हम तुलना करके पूछें तब आप सघन विरल बता पाओगे। हम कहें कि वायु और कांच में, वायु और जल में कौन सघन है कौन विरल है? जल क्या है और वायु? सही है। अगर यही चेंज कर दें, आप बताओ, अब जल और कांच में कौन सघन है और जल? अगर हम फिर चेंज कर दें, कांच और हीरे में, और कांच, फिर हम ले लें वायु और हीरा, हाँ, फिर हम ले लें, अब समझ गए? तो आप समझ गए कि नहीं? यानी
जो ज़्यादा सघन होगा उसमें जो अपवर्तनांक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक, इसको उतारो तब हम देखते हैं। इतना उतार लो आप। अब जो दिया है हम उसको पढ़ के बता भी दे रहे हैं। हाँ 4.3 सबका होता है, धीरे धीरे हम सब बता देंगे, इसमें लिखा होगा। सुनो वो निकाल लेंगे ना, क्यों घबरा रहे हो आप। यहाँ दिया क्या है, आप 4/3 और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2। वायु का 5/2 दिया, होता है कि नहीं वो हम देखेंगे आगे। सुनो क्या कहा है अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। अपवर्तनांक के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है 1n2 द्वारा, sin I/sin r न। यदि प्रकाश प्रथम माध्यम निर्वात और वायु है तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। ये देखो केवल भाषा लिखा है, इस पे हम लोग प्रश्न को करेंगे तब ज़्यादा आप क्लियर हो पाएंगे ना। इसमें तो और कंफ्यूज कर दिया होगा आपको। चलो एक दो प्रश्न करने के लिए थोड़ा समझो। स्नेल का नियम क्या होता है अभी बताए हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है कि sin I/sin r बराबर दो माध्यम है A1N2 प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरी का अपवर्तनांक। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अगर माध्यम को हम उल्टा कर दें, क्या कर दें, माध्यम में प्रकाश को उल्टा कर दिया जाए, माध्यम में प्रकाश को उल्टा, अरे तुम लोग पानी नहीं पलटना है, जैसे ध्यान से सुनो। जैसे आप लोग अभी थे हवा में से कूदे हो कहाँ, पानी में, तो हवा से कूद गए थे पानी में, तो ये है। अब कहोगे सर जी पानी से हवा में कैसे आ जाएंगे, आ जाओगे कि नहीं। तो पानी से प्रकाश आना चाहिए। अब अगर पानी से आप हवा में आ जाओगे तो फिर पानी से आपके ऊपर प्रकाश आएगा नहीं। लेकिन जब कूदे थे तो हवा से पानी में जा रहा था, तो हो सकता है ये भी। जैसे करो क्या, इतना बड़ा थैली बांध दो और थैली बांध के उसके नीचे थैली में पानी रख लो। अरे ऐसे सोचो, ये पन्नी ले लो जो आता है 5 किलो का, उसमें पानी भर दो, अपने मुंडी पे इसे रख लो। अब कहाँ से प्रकाश आएगा, पानी से कहाँ, आपके सर पे आएगा। तो माध्यम चेंज हुआ कि नहीं, अब किससे आने लगा, पानी से, तब आपके ऊपर आने लगा। तो यही तो कह रहे हैं कि अब प्रकाश की माध्यम में प्रकाश को क्या कर दें, उल्टा कर दें। तो जब उल्टा, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, तब उल्टा कर दो इसको। अभी कहाँ से आ रहा था, हवा से पानी में आ रहा था, अब कहाँ से आएगा, पानी से, तब हवा में आएगा। तो पानी से हवा में इसको उल्टा कर दीजिए, sin r/sin I इक्वल ये 2n1 हो जाएगा। उलट जाएगा कि नहीं, माध्यम उल्टा हो गया, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आने लगा। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दोनों का आपस में क्या कर दो, गुणा। समीकरण 1 गुणे समीकरण नंबर क्या, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, जरा गुणा करो 1 और 2 का, देखो क्या आता है। क्या आया यहाँ, sin I/sin r इंटू sin r/sin I बराबर 1n2 इंटू 2n1। ये कट जाएगा, कितने के बराबर, 1 बराबर 1n2 इंटू 2n1। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1n2 बराबर 1/2n1 2n1 ऐसे कर सकते हैं। या आप उल्टा कर लो, इसको यहाँ रख लो, इसको बट्टे में भेज दो। ठीक, बोलो कोई दिक्कत, सही है जी। है ये संबंध अभी और भी हम सीखेंगे, लेकिन ये केवल सूत्र को अभी आपको समझाने के लिए कर लिए हैं। जैसे
कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हम निकालेंगे। पहले प्रश्न को करेंगे, इसको उतारो तो हम एक दो क्वेश्चन आपको बोल दे रहे हैं, कर लो तब। तो एकदम सिंपल प्रश्न है, उदाहरण नंबर है पहला, अपवर्तनांक के जस्ट नीचे देख लो। प्रश्न संख्या उदाहरण है पहला, एक न्यूमेरिकल है, क्या है, हाँ न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल ना पूछता है कभी कभी। देखो प्रश्न क्या कहा है, ध्यान से सुनो। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी जो पहला माध्यम है वो विरल है और जो दूसरा माध्यम है वो यानी अभिलंब की तरफ झुकेगी। अब हमसे ये पूछा नहीं है, हमको दूसरा कुछ कहा है कि जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः, आपतन कोण का मतलब आई, आपतन कोण का मतलब आई। अब आप अगर पता नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे। आई का मान दिया है देखो 45 डिग्री, आपतन कोण का मान है 45 डिग्री और अपवर्तन कोण आर का मान है 30 डिग्री। आई आर पता चल गया। अब कहा क्या है, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ देखो लिखे हैं, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन, यहाँ से देखो साइन आई का मतलब साइन 45 डिग्री और बटे साइन 30 डिग्री। अब अगर आपको ये त्रिकोणमिति नहीं पता तो आप गए, याद करो मैंने कहा था कि त्रिकोणमिति का यूज आएगा जो फिजिक्स नहीं लिए हैं, लड़के जो मैथ नहीं लिए हैं वो पढ़ते रहें, नहीं तो फिर फिजिक्स में मज़ा आएगा, आना चालू होगा अब मज़ा। 45 डिग्री का मान तुमको नहीं पता तो 1/√2 होता है और 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको पलट दो तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये नीचे से चला जाएगा कहाँ, ये पहले नंबर पे आएगा और ये यहाँ गुणा होगा, 2 एक क्या √2। और हम चाहें तो इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, √2 गुणे √ ये मैथ में अभी पढ़ा रहे हैं। अगर कोई चीज़ 2 बार रूट में हो तो एक बार बाहर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ये इससे √2 का मान होता है, ये बचा √2 का मान 1.414, यही है क्या प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। समझ गए। अगर यही उल्टा कह देता, द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या करते, सूत्र लगा देते। समझ गए। बोलो कोई दिक्कत, उतार लो।